जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण को। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जैसे ही कहीं पर किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता आती थी तो विदेशी इसका फायदा उठाने के लिए बैठे रहते थे और आक्रमण कर देते थे। उनमें बहुत सफल भी होते थे और बहुत असफल भी होते थे। ठीक है, तो आक्रमण तो बहुत होते रहे। तो कहने का मतलब है कि भारत में समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं और इसमें ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण प्रमुख है। मतलब अगर बात करें, आक्रमण तो बहुत हुए हैं लेकिन इनमें जो प्रमुख हैं तो वो आपके ईरानी आक्रमण है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ईरानी आक्रमण है और दूसरा है यूनानी आक्रमण। कौन से हैं बेटा? ईरानी और यूनानी। ठीक है, आक्रमण दोनों भाई भाई लग रहे हैं, ईरानी यूनानी। ठीक है, चलिए, लेकिन आक्रमण तो हमारे यहाँ हुए हैं ना। कहने का मतलब है कि समय समय पर जैसे ही राजनीतिक अस्थिरता का माहौल आता था तो चाहे ईरानी हो चाहे यूनानी हो, आक्रमण कर दिया करते थे। तो आज के वीडियो का जो हमारा डिस्कशन है ना, इन्हीं पर होने वाला है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। आक्रमण तो बहुत होते रहे, ठीक है, लेकिन प्रमुख यही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईरानी आक्रमण की। बेटा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है और इससे क्या होता है, जो ईरानी शासक है ना, वो अपना ध्यान भारत की ओर घुमा देते हैं। मतलब जो ध्यान है ना, उसका जो आकर्षण है, केंद्र है, वो भारत को बना लेते हैं और इस तरीके से जो है ईरानियों का आक्रमण भारत में शुरू होता है। तो हखमनी साम्राज्य का संस्थापक साइरस द्वितीय होता है। क्या नाम था? हखामनी। ठीक है, हखामनी भी है और छोटा खा भी है। ठीक है, हखामनी जो साम्राज्य था, इसका जो संस्थापक था, क्या नाम था बच्चों? साइरस द्वितीय। क्या नाम था? साइरस सेकंड। ये क्या करता है, मकरान के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि देखता है कि भैया अस्थिरता चल रही है, फायदा उठा लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो मकरान के रास्ते भारत की ओर चल देता है, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती है। ये रोक दिया जाता है, इसका अभियान आगे बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसे सफलता नहीं मिलती। डेरियस प्रथम ने 3 शिलालेख लिखे हैं। हाँ, उनका उल्लेख कर दूं क्योंकि पूछा जाता है। डेरियस प्रथम के जो है 3 शिलालेख हैं। क्या है? 3 शिलालेख हैं। ठीक है, 3 शिलालेख, इन पे जो है उल्लेख मिलता है। और ये शिलालेख हैं कौन कौन से? तो एक आपका है बहिस्तून। क्या नाम है? बहिस्तून। ठीक है, एक नक्शे रुस्तम भी है और एक जो है पारसिपोलिस है। क्या नाम है? पारसिपोलिस। और एक है आपका नक्शे रुस्तम है। ठीक है, नक्शे रुस्तम। ठीक है, ये 3 जो है शिलालेख हैं, डेरियस प्रथम के हैं। इसमें ये जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? कि आक्रमण किया था लेकिन सफलता उसे नहीं मिली। ठीक है, और ये भी इससे पता चलता है कि गंधार और पंजाब का जो साम्राज्य था ना, उसको अंग बना लिया था साइरस द्वितीय ने। मतलब अगर हम चले जाएं पंजाब में या फिर गंधार में, ठीक है, तो गंधार वाला जो क्षेत्र था और जो पंजाब वाला क्षेत्र था, ये कहीं ना कहीं जो है हखमनी साम्राज्य का जो शासक साइरस द्वितीय था, इसके जो है साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। कहने का मतलब है इन क्षेत्रों को इसने जीत लिया था और अपने क्षेत्र में मिला लिया था, अंग बना लिया था। अगर हेरोडोटस की बात करें, जानते हो ना हेरोडोटस किसके पिता है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस फर्स्ट के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि जो डेरियस प्रथम के 20 प्रांत हैं, उसमें अंतिम प्रांत जो है भारत में हुआ करता था। अगर हम बात करें भारतीय प्रदेशों पर, तो जो ईरानी प्रभाव है ना, वो डेरियस तृतीय के समय तक देखने को मिलता है। मतलब इस तरीके से इनका जो आक्रमण किया गया, तो इनका जो प्रशासन है ना ईरानियों का, वो डेरियस तृतीय के जो है शासन काल तक देखने को मिलता है। ठीक, तो ये बात है, आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं यूनानी आक्रमण की। ठीक है, तो इसे यहाँ से मिटा देते हैं और यूनानी आक्रमण पर जो है बात करते हैं और सिकंदर की कथा कहानी को ठीक ठाक तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से
कहाँ कहाँ जाके इसने आक्रमण किया, कि उन किसने मतलब पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया बिना हथियार उठाए, कौन बड़ी वीरता के साथ लड़ा, है ना, किसने उसका जो है अंतिम क्षण तक मुकाबला किया। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण पर। तो बेटा मकदूनिया का रहने वाला होता है सिकंदर, ठीक है। मकदूनिया का शासक था मकदूनिया, ठीक है। मकदूनिया का शासक था, नाम था सिकंदर। ओ सिकंदर, है ना। तो सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक होता है। हकमनी सम्राट डेरियस तृतीय को हरा देता है। मतलब ये जो ईरानी शासक था ना, क्या नाम था, डेरियस थर्ड, इसको हराने का काम कौन करता है, सिकंदर हरा देता है। और एक लंबे अभियान पर जो है हिंदकुश दर्रा को पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। क्या करता है, हिंदकुश दर्रा पार करता है, हिंदकुश दर्रा, और उसके बाद हिंदकुश दर्रा को पार किया और उत्तर भारत में जो है एंट्री की, ठीक है। उत्तर भारत में प्रवेश कर लेता है कौन, सिकंदर। एक लंबे अभियान पर निकलता है। तो ये कब प्रवेश करता है पूछा जाता है आपसे, तो 326 ईसा पूर्व में इसकी एंट्री हो जाती है हिंदकुश दर्रा के थ्रू जो है उत्तर भारत में, ठीक है। अब उत्तर भारत में जब प्रवेश किया तो वहां से बढ़ते बढ़ते आगे तक्षशिला पर पहुंचता है, ठीक है। तो तक्षशिला पर जैसे ही पहुंचता है आंधी होता है, ठीक है। जैसे ही जो है सिकंदर अपने अभियान को आगे बढ़ाते 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 तक्षशिला के पास में पहुंचता है, तो जो आंभी शासक था ना, क्या नाम था, आंभी, ये गया और इसने फटाक से क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बोले अब हम आपसे भैया नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा करो कि हमसे न लड़ो, अब पोरस से सामना करो जा करके, हम जो है तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन हम पहले ही जो है आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, अब मामला अपना आगे देखो जा करके, ठीक है। लेकिन राजा पोरस क्या करते हैं, आंभी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, कहाँ पे कर दिया, जाके निकैया में। पूछ लिया जाता है आंभी ने कहाँ पर आत्मसमर्पण किया था, तो निकैया नामक स्थान पर जो है आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आगे जब सिकंदर बढ़ा तो राजा पोरस रोकने के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने लोहा ले लिया सिकंदर से, और दोनों के बीच में जो है झेलम नदी के तट पर भयानक युद्ध होता है। मतलब एक तरफ पोरस और एक तरफ सिकंदर की सेना। अब युद्ध भयानक होता है, और युद्ध कहाँ पे होता है, झेलम नदी के तट पर होता है, ठीक है। झेलम नदी के तट पर भयानक धमाकेदार युद्ध होता है। दोनों एक के ऊपर एक भारी पड़ते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि जो विजय है ना वो सिकंदर के हाथ में लगती है। राजा पोरस जो है परास्त हो जाते हैं, क्योंकि अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, समझ रहे हो। तो इस दशा में क्या होता है, राजा पोरस जो है परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जिस वीरता और पराक्रम के साथ उन्होंने सिकंदर के साथ लड़ाई की थी, युद्ध लड़ा था, लोहा लिया था, सिकंदर भी समझ गया अरे हम ही अकेले बहादुर नहीं है, और भी कोई है भाई। तो वीरता से प्रभावित हुआ। ये मानता हूं कि मैं जो है राजा पोरस परास्त हो गए, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। तो इस वजह से क्या होता है कि सिकंदर बहुत उनके पराक्रम से प्रभावित होता है, और उनका जो है राज्य क्या करता है, वापस कर देता है। मतलब बोलता है मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। तो राजा पोरस बोलते हैं कि एक राजा हारे हुए राजा के साथ जो करता है वही किया जाए, ठीक है। कुल मिलाकर ये मान के चलो कि जो राजा पोरस थे, इनका जो सारा राजपाट था, ठीक है, वो सिकंदर वापस कर देता है और मित्र बना लेता है। बोले आप जैसे मित्रों की ही तो हमें तलाश थी, आप जैसे वीर बहादुर, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अभियान को रोकने का काम राजा पोरस करते हैं। आम्मी ने तो आत्मसमर्पण पहले ही कर दिया था। अब क्या होता है कि आगे बढ़ रहा है सिकंदर, आगे बढ़ रहा है। अब सेनाएं आगे बढ़ती तो जा रही हैं, पर ब्यास नदी तक पहुंचती हैं। जब ये सेनाएं ब्यास नदी के पास में पहुंचती हैं और सिकंदर कहता है चलो आगे बढ़ो, पार करो, अब आगे का अभियान हम कंटिन्यू करेंगे, तो सेना क्योंकि बराबर बहुत लंबे समय से युद्ध लड़ रही होती है, वो मना कर देती है। बोले ना, हम जाएंगे नहीं,
ये ब्यास नदी जो है ना, इधर सेना खड़ी है, बोले ना हम पार नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। बहुत मनाता, बहुत मतलब उनका उत्साह वर्धन करने की कोशिश करता है, मेरे जवानों बढ़ो बढ़ो, तुम कर सकते हो कर सकते हो। करें ना ना ना, बहुत दिन हो गए घर से निकले, अब हमें घर जाना है, ठीक है, अब हम आगे की लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है, बार बार कहता है सिकंदर, लेकिन सेना आगे बढ़ती नहीं है। तो 326 ईसा पूर्व में आया था और उसे लौटना पड़ता है, ठीक है, उसे क्या करना पड़ता है, लौटना पड़ जाता है, वहीं से जो है अपने अभियान को रोक करके वापस लौटना पड़ता है। तो जहां से आया था ना वो हिंदकुश दर्रा से, वहीं से वो वापस जो है क्या करता है, लौट जाता है। लेकिन जब लौट रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तो उससे पहले क्या करता है कि भारत के जो विजित प्रदेश थे, मतलब जिन क्षेत्रों को उसने जीत लिया था, ठीक है, जिन क्षेत्रों को सिकंदर ने जीत लिया था, उन्हें क्या करता है, 6 भागों में बांट देता है, ठीक है, क्या करता है, 6 भागों में बांट देता है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद वापस लौट रहा होता है, तो बगदाद के पास एक बेबीलोन नामक स्थान पड़ता है। थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह बन जाए, क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ रही है। हाँ, तो जब यहाँ से लौट रहा है, तो जहां से आया था हिंदकुश दर्रा से, वहीं से वापस जा रहा होता है। तो वापस लौटते लौटते बगदाद के पास बेबीलोन में पहुंचता है, ठीक है, बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ पड़ता है बेटा, बगदाद के पास में पड़ता है, ठीक है, बगदाद के पास बेबीलोन नामक स्थान पे। और लगभग उम्र इसकी 33 साल थी उस समय, ठीक है, 33 वर्ष की आयु में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ओके, अगर समय की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में ऐसा होता है, ठीक है। एंट्री तो इसने 326 में किया था ईसा पूर्व में, लेकिन ये लब वापस लौटा तो 323 ईसा पूर्व में बगदाद के पास में बेबीलोन नामक स्थान पड़ता है, और वहां पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती। अब मुख्य बात ये आती है कि जब जो है इसने आक्रमण किया, तो बहुत सारी कला संस्कृति यहाँ से वहाँ स्थानांतरित होती है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, जब कहीं पे आप घूमने के लिए जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके देखते हो, आपको समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो वो तो काफ़ी लंबे अभियान में निकला हुआ था, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसकी संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो अब आक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं उसे पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं, आक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं, उन पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव ये होता है कि भारत और यूनान के बीच में सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब भारत और ईरान के बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित हो जाता है, सीधा सीधा संबंध। ईरान नहीं, यूनान है, मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, यूनान था ना, यूनान, ओके, ठीक है। भारत और यूनान के बीच में जो है सीधे संबंध स्थापित हो जाते हैं, और भिन्न भिन्न मार्गों की, जल मार्ग भी जो है इन दोनों जो है, वर्तमान में अगर देश की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो खुल जाते हैं, मतलब आवागमन ठीक ठाक तरीके से होने लगता है। अब भारत में जो यूनानी मुद्रा है ना, इसका अनुकरण करते हुए उल्लूक शैली के सिक्के जो है जारी किए जाते हैं। तो भारत में जो यूनानी परंपरा की जो शैली थी ना, किस तरीके से सिक्कों को जो है ढाला जाता है, तो भारत ने क्या किया, उल्लूक शैली को अपना लिया, ठीक है, उल्लूक शैली को अपनाया, और इसके अंतर्गत जो है भारत में भी जो है सिक्कों को क्या किया, ढालने का प्रयास किया, अपनाया, और छत्रप प्रणाली को भी अपनाया था, ठीक है। तो उल्लूक शैली और प्लस छत्रप प्रणाली को जो है, प्रणाली को भारत के द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। ये बातें आप यहाँ पे समझ गए। अब और कौन इंस्पायर हुआ भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जानते हैं ना बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य, आगे पढ़ेंगे भी हम। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कहने का कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है ना, इसके आक्रमण के तरीके से, किस तरीके से आक्रमण किया, कैसे जो है सैन्य तंत्र को जो है ये काम में लेके आता था, सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली किस प्रकार थी, इस सब की प्रेरणा लिया और अपने सैन्य तंत्र में बड़ा सुधार करवाया, ठीक है। सैन्य तंत्र में बड़ा क्या किया, सुधार करवाया। और जब पूरा ठीक ठाक सुधार हो गया था ना, तभी तो तुम्हें पता चला ना कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। किसको हराया था? धनानंद को हराया था ना। समझ में आया कि नहीं? दिमाग में आ गया होगा। तो भैया बहुत सारा फायदा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उठाया कि किस तरीके से सैन्य व्यवस्था को मेंटेन करके चलना है। तो इस तरीके से जो प्रमुख आक्रमण थे जो भारत में हुए, और उनमें जो प्रमुख थे वो मैंने आपके सामने रखा। एक्चुअली जहां से प्रश्न बनता है उतना ही रखा मैंने आपके लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? और अगर आप अपने परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप जुड़िए, ठीक है, और शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, घंटी जरूर बजाना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।